किसान साथियों, मैं डॉक्टर विनोद कुमार सिंह, कृषि विज्ञान केंद्र सीतापुर से। हमारे साथ हैं उमेश चंद्र मिश्रा जी, जो कि ग्राम मोहम्मदपुर कला के रहने वाले हैं। पहला विकास खंड सीतापुर जनपद का है, वहीं के आप निवासी हैं। आप एक प्रगतिशील किसान हैं। आप अन्य फसलों के साथ ही साथ औषधीय फसलों की तो खेती करते ही करते हैं विगत 15-20 सालों से। उसके साथ ही साथ चाहे वो अमरूद की बात हो, चाहे थाई बेर की बात हो, एप्पल बेर का, इसकी भी खेती करते आ रहे हैं। तो हमारे मिश्रा जी ने अपने बाग में थाई एप्पल बेर, जो कि सफ़ेद रंग की होती है, बहुत खाने में स्वादिष्ट होता है, फल की साइज भी अच्छी होती है, इसकी खेती भी करते हैं। आपने 1 एकड़ में इसके पौध लगा रखे हैं। तो आइए किसान भाइयों, आज हम मिश्रा जी से जानते हैं कि कैसे इस पौध को कहाँ से लाते हैं, कैसे रोपण करते हैं, उसके बाद कैसे इसका प्रबंधन करते हैं, या अन्य चीज़ों पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो मिश्रा जी, आप किसान भाइयों को बताएं कि ये इस तरह के पौधे का रोपण करना है तो आप कहां से उच्च गुणवत्ता का पौध प्राप्त कर सकते हैं और किस तरह से इसकी रोपाई करेंगे। किसान भाइयों नमस्कार, मैं उमेश चंद्र मिश्रा, मोहम्मदपुर कला, ब्लॉक पहला, जिला सीतापुर का रहने वाला हूं। और मैं औषधि खेती के साथ साथ बागवानी भी कर रहे हैं, जिसमें हम कटहल भी लगाए हैं, आम लगाए हैं, और बड़े पैमाने पे 1 एकड़ में लगभग हम थाई एप्पल बेर लगाए हैं, जो हम मलिहाबाद में इसको ऑर्डर दे करके कलकत्ते से मंगवाया था और पिछले साल लगाया। इस साल हमारी काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस पे फसल आ गई है। फसल में इसका हर पेड़ लगभग 20 से 25 किलो, 30 किलो लगभग ये फल देते था। जो बाज़ार में अन्य जो बेर बिक रहे हैं, उनसे हमको इसमें 10 से 15 रुपये प्रति किलो अच्छा लाभ मिलता, महंगा बिक जाता। जी साहब जी। तो मिश्रा जी, इसकी रोपाई में कैसे क्या करते हैं, किस महीने में करते हैं, इसके बारे में ज़रा सा किसान साथियों को बताने का प्रयास करें, जिससे वो भी अपने यहाँ लेकर इसका रोपण कर सकें। जी, इसके लिए हम जो मलिहाबाद का रिसर्च केंद्र है सरकारी, उसमें हम डीडी साहब से बात किए। फिर उनसे हमने इसका संपर्क किया तो बताया उन्होंने कि आप फला जगह से मंगवाइए। फिर उसका उन्होंने पता दिया। हम वहाँ से फिर टेलीफोन से द्वारा फिर पेड़ मंगवाए और फिर वहीं से मलिहाबाद से हम इसको खरीद कर अपने यहाँ लाए हैं और लगाया है। तो इसका मतलब किसान भाई, जो उनके यहाँ स्थानीय उद्यान विभाग के कार्यालय हैं, पौधशाला है, वहाँ पर अगर चर्चा करें, चाहे वो जिला उद्यान अधिकारी हैं या उप निदेशक उद्यान हैं, इन लोगों से संपर्क करके वो इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और कहाँ से उच्च गुणवत्ता के पौध प्राप्त हो सकते हैं, उसकी भी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। जी। अब रोपाई किस महीने में करेंगे और कैसे करेंगे, गड्ढे क्या खोदना, क्या इसमें सर हम 2 बाई 2 फीट का गड्ढा और 2 फीट गहरा गड्ढा गर्मियों में खोद लेते हैं, मई और जून में। और फिर उसमें हम 1-1 डलिया गोबर की खाद डाल देते हैं, फिर उसमें मिट्टी डाल देते हैं, बालू डाल देते हैं 1/3 मिला करके। और उसको हम आषाढ़ में, यानी आप ये मानिए कि जुलाई में इसका हम भर देते हैं और फिर अगस्त या सितंबर में इसका हम ला करके पौध लगा देते हैं। जी, जिसमें हम नीमास्त्र भी डाल देते हैं और नीम ऑयल भी डाल देते हैं, जिससे कोई भी कीड़ा या फफूंद उसमें न अटैक न करे। तो जब गोबर की खाद डालते हैं तो उसमें ट्राइकोडर्मा भी मिला, ट्राइकोडर्मा भी साहब, ट्राइकोडर्मा विरिडी या ट्राइकोडर्मा या मिला करके उसमें उसी हिसाब से जो उसका परसेंटेज होता है उस हिसाब से उसमें हम डाल देते हैं। तो इस प्रकार से किसान साथियों, आप अपने खेत का चुनाव कर लें, किस पौध में पौध लगाना है, और उसमें रेखांकन कर लें। रेखांकन करने के पश्चात आप गड्ढों की खुदाई कर लें गर्मी के महीने में, जैसा कि मिश्रा जी ने बताया कि 2 फीट लंबा, 2 फीट चौड़ा एवं 2 फीट गहरा गड्ढा की खुदाई करें। इससे ज़्यादा भी आप 3 फीट भी कर सकते हैं। खुदाई कर लें, उसकी मिट्टी को बाहर निकाल करके 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन के लिए छोड़ भी दें। बाद में उसमें जो ट्राइकोडर्मा रिच गोबर की सड़ी खाद है, उसको 1 से 2 डलिया भर दें और मिट्टी डाल के उस पर मिला करके गड्ढों की भराई आप कर दें। गड्ढे आपके भरे हुए होंगे, जब बारिश आएगी, बारिश का पानी पड़ेगा, उसमें गड्ढे जो बैठना है वो बैठ जाएंगे। इसके बाद आप कोई भी
अच्छी नर पौधशाला से, जहाँ से आपने पता किया है, जहाँ से आपको उचित रेट में उच्च गुणवत्ता के पौध मिलते हैं, वहाँ से पौध ले करके इसमें आप रोपाई कर दें। रोपाई में ध्यान रखें कि तब आपको उतना ही गड्ढा खोदना होगा जो आपके पौध का पिंड डालने के लिए, और थोड़ा बहुत अगल बगल से मिट्टी आप डाल के लगा सकें। लगाने के बाद मिट्टी को अच्छे से दबा देंगे। तो मिश्रा जी, आपने रोपाई कर दिया, रोपाई के बाद कैसे इसका देख रेख कुछ दिनों तक आपको करना पड़ा होगा? अब इसकी रोपाई करने के बाद फिर इसका हम निराई गुड़ाई करते रहते हैं, देखते रहते हैं। बीच बीच में हम 10 परनी या इसका कोई कीटनाशक इसका छिड़काव करते रहते हैं, फफूंदीनाशक का, जिससे कोई बीमारी रोग न लगे। 1 साल तक ज़्यादा दिखाए देखना पड़ता है, फिर इसके बाद फसल आने लगती है। तो और हर साल इसकी फसल के बाद, कटिंग के बाद इसकी, और कटिंग करने के बाद अगली जो फसल हम लेना चाहते हैं अच्छी फसल के लिए, तो हमको दोबारा जो नए कल्ले आते हैं उसमें अच्छी फसल होती है। तो मिश्रा जी, किस महीने में इसकी काट छांट करें? इसकी हम मई में कटाई होती है। जो फसल जैसे इसकी ख़त्म हो जाती है फिर इसकी तुरंत हो जाती है, और जैसे जुलाई और अगस्त इसका महीना लगता है फिर नए कल्ले आ जाते हैं। और नए कल्ले के बाद इधर हमारे सितंबर में और लास्ट अगस्त में इसमें फूल और वो सब आने लगते हैं। तो इसका मतलब जब फसल आपकी तुड़ाई हो जाती है, उसके पश्चात इसमें कैनापी मैनेजमेंट की बात करें, काट छांट की बात करें, उसकी कटाई छटाई कर देते हैं, जिससे नए किल्लों का विकास होगा। और इन किल्लों पे बता रहे हैं मिश्रा जी अच्छी फलत होती है, तो और उसके कैनापी को भी अच्छे से बना के रख सकते हैं। तो क्या कटाई छटाई में किन्हीं बिंदुओं का विशेष ध्यान? जी, विशेष ध्यान रखना पड़ता है। इसको हम जो लोहे की महीन आरी होती है उससे इसकी हम कटाई करते हैं, और कटाई करने के बाद हम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को पेस्ट बना करके इसमें हम उस पर लगा देते हैं, जिससे कोई हानिकारक फफूंदी या कीड़े प्रकोप न हो है, और अच्छे से इसके नए कल्ले निकले। जी। तो अच्छा, जब आप काटते हैं मिश्रा जी, तो किन बिंदुओं को, सारी टहनियों को काट देना है? जी, सारी टहनियों को काट देते हैं, छोड़ना नहीं पड़ता है। जो हम नए कल्ले, जहाँ से कल्ले निकले हैं उससे लगभग 1 फीट या 6 इंच छोड़ करके ही कटाई होती है। इसमें भी आप देखते होंगे कि कौन सी टहनियाँ ज़्यादा खराब दिशा में चली गई हैं, उनको हटा दें तो बेहतर हो। नहीं साहब, इसमें जितनी भी टहनियाँ होती हैं टोटल काट दी जाती हैं, केवल पिंड ही रह जाता है। वो तो आप काटते ही हैं, लेकिन क्या लगता है कि कोई सही विकास नहीं हुआ या घनी हो गई है, तो उनको उसके जहाँ से निकली है जड़, वहाँ से भी हटाना पड़ता है। जो हमारी देसी जो पहले जो कलम बंधी है उसके नीचे से निकलती है उसको हम बिल्कुल जमीन स्तर से काटते हैं, और जो ऊपर से कटती है उसको हम 1 फीट या 6 इंच छोड़ करके ही कटाई करते हैं। अच्छा, तो किसान साथियों, जैसा कि मिश्रा जी ने बताया कि कोई भी पौध, चाहे आप बेर का ले रहे हैं या कलम वाली कोई भी लेते हैं, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना होगा। कहीं जो उसका जो मात्र पौधा है, जो बीजू पौधा होगा, उसी पे कलम तैयार की जाती है। तो जो बीजू पौधा है नीचे का, कहीं वहाँ से नीचे से अगर कोई कलिका निकली है, कोई टहनी निकली है, तो उसको ज़रूर हटा देंगे। जिस स्थान से निकली है उसको अच्छे से नष्ट कर देंगे। अन्यथा जब उसका विकास होगा तो जिस भी प्रजाति का हम पौधा लाए हैं वो ऊपर उसकी बडी की गई है, तो उससे जो टहनी चल रही है वो ख़त्म हो जाएगी। इसलिए इसके सावधानी पूर्वक इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। ये न केवल बेर में ही, चाहे आप अमरूद करते हैं, चाहे आप आंवला करते हैं, या कोई भी पौधा लाते हैं, आम लाते हैं, उसमें अगर आपको लगता है कि रूट स्टॉक से, मतलब मात्र पौधा से अगर कोई टहनी नीचे से विकास हो रहा है, तो ऊपर का जो साइन आपने लाया है, जिस प्रजाति का लगाया है, वो अच्छे से सर्वाइव नहीं करेगा, धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, उसको ज़रूर काटेंगे। आपने बताया कि पौधों की अच्छे से काट छांट कर देते हैं। कटाई के बाद जहाँ से कटाई हुई है वहाँ पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का लेप बना करके, वो मतलब 1 लीटर पानी में 50 ग्राम अगर मिला करके उसका लेप बना लें, तो उसको जहाँ पे कटा हुआ भाग है वहाँ पे लगा देते हैं। जो लोग प्राकृतिक खेती करते हैं वो देसी गाय का गोबर का भी लेप कर देते हैं, क्योंकि उसमें भी एंटीबायोटिक गुण होता है, तो उससे भी काम कर लेते हैं।
मिश्रा जी, इसके बाद अगर हम लोग काट छांट करते हैं तो उसके बाद इसकी भूख भी कुछ होती होगी, उर्वरक खाद उर्वरक भी देने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि गोबर की सड़ी खाद या अन्य खादें। फसल काटने के जब इसकी टहनियाँ हम काट देते हैं और बरसात के पहले शुरू होने के लगभग जब बिल्कुल थोड़ा समय रह जाता है, फिर हम इसमें चारों तरफ गुड़ाई कर देते हैं 1-1 मीटर छोड़ करके, और फिर एक लाइन टाइप का बना लेते हैं रिंग, और रिंग में हम उसको गोबर 1-1 डलिया या 2-2 डलिया मिला करके इसमें हम सब डाल देते हैं, जिससे और उसको बंद कर देते हैं। बारिश होती है तो वो उसमें अपना परिपक्व हो जाता है और हमारी अच्छी शाखाएं निकलती हैं और फसल अच्छी होती है। जी, बाद में भी कुछ उर्वरक आपको? नहीं, उर्वरक फिर साहब हम बाद में नहीं देते हैं, फिर हम इसमें 10 पर्णी है या ब्रह्मास्त्र, ये जो होता है कीटनाशक के लिए, या जीवामृत है, इसका हम छिड़काव करते हैं। तो ऊपर से कोई उसका उर्वरक का छिड़काव? उर्वरक का कोई नहीं करते हैं। तो आप, इसका मतलब आप जीवामृत है, घनजीवामृत है, इसका ही उपयोग समय समय पे करते रहते हैं। और अगर इसमें चाहे पत्ती खाने वाला कीड़ा है या फल में छेद करने वाला है या फूलों पर अटैक करने वाले कोई कीड़े हैं, उनके नियंत्रण के लिए समय समय पे 10 पर्णी है, नीमास्त्र है, आग्नेयास्त्र है, ब्रह्मास्त्र है, हाँ, इन्हीं का हम प्रयोग करते रहते हैं। समय समय जब जरूरत होती है आपसे अनुसार काम अपना छिड़काव करते रहते हैं। जी जी, ऐसा करते रहेंगे तो अच्छे आपका फसल भी हमारी अच्छी आती है, और इसका साहब जो स्वाद होता है वो जो रासायनिक लोग कर रहे हैं उनसे कहीं अच्छा स्वाद बेहतर होता है। अवश्य ही, क्योंकि मार्केट में हमारी बाजार में अन्य फसलों से हमारी 2-4-10 रुपये महंगी बिकती है। अच्छा, ये देखिए किसान भाई, मिश्रा जी ने बताया, अगर आप प्राकृतिक खेती करते हैं, इस पे जहर का प्रयोग नहीं करते हैं, रसायनों का प्रयोग नहीं करते हैं, चाहे वो कीटनाशक, फफूंदीनाशक, खरपतवारनाशी या उर्वरक का है, तो आपको फलत तो अच्छी आती है, उसमें चमक अच्छी होती है, साइज भी अच्छी होती है, यहाँ तक कि फल सॉफ्ट होते हैं, कड़े नहीं होते हैं। नहीं, कभी कभी देखा जाता है ज़्यादा जहर डालने के कारण फल भी आपके बहुत टाइट बन जाते हैं, खाने में स्वादिष्ट भी कम होते हैं। तो जैसा कि मिश्रा जी ने बताया कि इसकी हमको बाज़ार में मांग भी कम होती है अगर हमने रसायन वाला किया है। वहीं पे अगर आप प्राकृतिक करते हैं तो उसका बाज़ार में आपको 5 रुपया महंगा बिक जाता है, तो वहाँ से भी लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। और कोई चीज़ों पे आपको ध्यान देना पड़ता हो बाद में, या तो ये कब तक फलत आपकी तैयार हो जाती है, फिर बाज़ार में कैसे बेचते हैं, इस पर भी प्रकाश। जी साहब, इसकी जो हमारी फसल निकलती है इसमें एक और खासियत है, जो हमारी सामान्य फसलें बेर की चल रही हैं उनसे कम से कम 20-25 दिन हम पहले अपनी फसल निकाल लेते हैं, जिससे बाजार का रेट हमको बहुत अच्छा मिलता है। ये इस जो वैरायटी इसकी है, इसकी ये क्वालिटी है, ये 15 दिन पहले निकलती है। तो ये किसान भाई, जैसा मिश्रा जी ने बताया, एक तो ये अट्रैक्टिव है, कलर अलग है, तो उपभोक्ता इसकी तरफ आकर्षित होता है। साथ ही साथ चूँकि ये 15-20 दिन पहले पर तैयार हो जाती है, तो आगेती बेर हमारे पास होती है, उस समय बाज़ार में बेर नहीं होती हैं जो सामान्य प्रजातियां हैं, उसके कारण इसका दाम हमको बहुत अच्छा मिल जाता है। इस तरह से ये बहुत लाभदायक है। तभी मिश्रा जी का कहना है कि जो सामान्य प्रजातियां हैं उनसे अलग हट के अगर इस प्रजाति का थाई जो एप्पल बेर है, सफ़ेद प्रजाति वाला, इसको अगर आप करते हैं तो इसमें ज़्यादा लाभ अर्जित कर सकते हैं। और कोई सुझाव देना चाहेंगे, इसके तोड़ने में क्या सावधानी रखें, या इसको बाज़ार में ले जाने में कोई इसका होता होगा? नहीं, जब तोड़ते हैं फल जब हाँ तो कलर हो जाए, इसके लाल कलर का हो जाता है, उसका महसूस होने लगता है कि ये तोड़ने वाला हो गया है। अन्य लोगों से हल्का पीलापन आने लगता है तो उसमें पक जाता है, और पकने पर इसको हम जब हाथ से देखेंगे तो उसका वजन कुछ अलग हो जाता है। अच्छा, और फिर उसको हम तोड़ लेते तो तोड़ने में आसानी रहती है। जो इसके किले उसे होते तो इसका जो कच्चा होता है उसको तोड़ने में टाइट होता है और आसानी से टूट जाता जो पके हुए हैं। और उसको पके हिसाब से जो काम करेगा उसको हिसाब अपने एहसास होने अनुभव हो जाता है, और फिर उसको उस हिसाब से तोड़ करके हम लोग इसको उसमें पैक कर लेते हैं बोरियों में, और बस सुबह ही अब इसको क्रेट में अंदर कुछ क्रेट में पेपर लगा करके उसमें भर दिए, और फिर इसको हम जैसे हिसाब से हुआ अपने वाहन से ले जा करके इसको हम मार्केट भेज देते हैं। एक तो हमारे यहाँ काफ़ी अब जो खरीदने वाले हैं खुद चले आते हैं और यहीं से ले जाते हैं। अच्छा,
और अपने हाथ से तोड़ भी लेते हैं। अच्छा अच्छा, तो वो भी चार्ज आपका बच जाता है। जब स्वाद में कैसा होता है? स्वाद में जो हमारे अन्य एप्पल बेर हैं उनसे कहीं अच्छा स्वाद है इसका। मिठास में अच्छा है और टेस्ट में भी अच्छा। टेस्ट भी उससे अलग बेहतर है। हाँ, इसलिए इसके लोग पसंद ज़्यादा करते हैं और डिमांड बढ़ती है ऐसी है, तो हमको रेट अच्छे रेट मिलते हैं, मार्केट में मांग अच्छी रहती है। जी, तो किसान भाइयों को सुझाव देंगे कि वो भी इसकी हमारे हिसाब किसान भाइयों के सुझाव है जो खेती अपनी कर रहे हैं उसके साथ साथ बागवानी भी करें और बागवानी में साफ फसली के रूप में इसका बेर का काम करें। हमारे पास कटहल लगा है, आम इसमें लगा है, उसमें साफ फसली की हम फसल ले रहे हैं। जब तक हमारा वो तैयार नहीं होता तब तक हम इससे अपना लाभ ले रहे हैं और हमारा जो खेत का है जो समय है उसका हमारा काफ़ी इससे लाभ होता रहता है। अच्छा, तो किसान भाई मिश्रा जी का कहना है आपने कटहल की खेती करी है, बेल की करी है, अन्य फसलें ली है, अभी जब तक उन पौधों का पूर्ण विकास नहीं होता है, बीच में जो जगह बची है उसमें सब फसली के रूप में आपने बेल की खेती कर ली है। आवश्यकता पड़ने पर जब वो पेड़ बहुत बड़े हो जाएंगे, ये छाया में चले जाएंगे, तो इसको आप हटा भी सकते हैं, लेकिन तब तक आप पूरा इसका उत्पादन ले चुके हुए यही करेंगे। जी जी ही सर। तो किसान भाई मेरा सुझाव है कि आप सभी लोग मिश्रा जी की बताएं कि बातों का ध्यान रखेंगे तो अवश्य ही लाभदायी कृषि की तरफ आप अग्रसर होंगे। मिश्रा जी, एक चीज़ हम पूछना भूल गए कि इस महीने जैसे आप देख रहे हैं इसमें फूल आया हुआ है, अब इस समय क्या सावधानियां रखें, किन कृषि क्रियाओं का इसमें काम करना होगा? एक तो अगर घास फूस है नीचे का वो साफ ही कर देना चाहिए। जी जी सफाई करवा देते हैं, आज पनप सकते हैं। हाँ, पनप सकते हैं। और इसमें हम फूल पे हम हल्का 10 पर्णी है या पुष्पर्णी इसका हम छिड़काव करते रहते हैं और अपनी देख रेख करते रहते हैं कि कोई प्रकार का कीड़ा या किसी प्रकार की फफूंदी या चींटे लग जाते हैं तो इसका कहीं नुकसान न करें। इसकी हम हमारा चौथे दिन तीसरे दिन इसकी खेत में आ करके पेड़ से हम देख रेख करते रहते हैं। इस समय कोई कीटनाशी डालने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, बुरा असर पड़ेगा, तो इसलिए कोई भी कीटनाशक किसान भाई इस समय न डाले हैं, अन्यथा जो इसका परागण का काम है खत्म हो जा रहा है। रासायनिक तो डाले ही ना, मारे जाएंगे तो परागण अच्छा नहीं होगा, तो फलत अच्छा। इसमें कीड़े मकोड़े दिखाई दे रहे हैं तो हम लोग जैविक का काम करते हैं, प्राकृतिक का डालते हैं। और रासायनिक इसलिए नहीं डालते हैं कि उसमें जो हमारा परागण के जो मधुमक्खी है उसका काफ़ी इसके नुकसान हो जाता है, तो हमारी फलत पे काफ़ी इसका असर पड़ेगा ना। तो इस समय ज़्यादा कीड़े मकोड़े का प्रकोप भी नहीं है भी नहीं इस समय। पत्तियाँ हाँ, कहीं उसका कोई साफ असर नहीं आता है, जो बोल फल का नहीं होता है कि लो हम निर्दायक हो, तो इसलिए इस समय कोई इस पे नहीं करता। और बेर ये कटीली झाड़ीनुमा फसल है उष्णकटिबंधी, इसलिए ज़्यादा कोई जानवर भी नहीं नुकसान करते हैं, कोई नुकसान नहीं करता। जब मतलब इसके बाद आप जो भी प्रक्रिया करनी होगी, जब इसमें फल आ जाए, बन गए, मटर के साइज के हो गए, तब इसमें उसके बाद ही कोई अपना टॉनिक वगैरह या इसका जो गौमूत्र का बना हुआ आधारित जो भी है वो हम इसमें जीवामृत छिड़काव या पानी में दे देते हैं या इसका हल्का छिड़काव भी कर देते हैं, जिससे काफ़ी इसका लाभ मिलता है। तो धन्यवाद किसान भाई।